दोस्तों हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वे राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे। एकीकरण के दो पार्ट आप तक बहुत पहले पहुंचा दिए गए थे और उसके बाद में कोविड-19 के कारण समस्याएं आ गई थी और हम लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों एकीकरण जो अधूरा रह गया था तो उसमें जो देरी हुई उसके लिए मैं पहले क्षमा चाहता हूं आप सबसे, और उसी का पार्ट हम लोग आगे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जो पिछले पार्ट पढ़े थे दोस्तों, एकीकरण क्या था, एकीकरण के समय राजस्थान की क्या पोजीशन थी, रियासती सचिवालय क्या था, जोधपुर और सिरोही का विलय हमने किस प्रकार से राजस्थान में किया, इनकी हम बातें कर चुके थे दोस्तों। आज हम लोग जो राजस्थान में 19 रियासतें और 19 रियासतों के राजा कौन थे और तीन ठिकाने कहां पड़ते थे, उनके राजा कौन थे दोस्तों, उनकी हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को ये 19 रियासतें, इनके राजा उस समय की क्या स्थिति, ये आपको जरूर आना चाहिए दोस्तों। मैंने पिछले एग्जाम में देखा है कि स्टूडेंट एकीकरण को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाता है, कोचिंगों में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन वे क्या करता है कि उसे पता है कि 19 रियासतें हैं, इनमें से 5-6 के राजा तो बच्चों को पता है कौन राजा हुआ करते थे। वे क्या करेगा, 4 रियासतों के नाम लिखेगा और 4 राजाओं के नाम लिखेगा। आपसे कहेगा मिलान कीजिए या निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और स्टूडेंट उस सवाल को गलत करके आता है या नहीं करके आता है। दोस्तों आज ऐसा पार्ट आपको दूंगा कि वास्तविकता में देरी से आया ये पार्ट एकीकरण वाला, लेकिन बहुत बड़ा आनंद मैं आपको दे दूंगा इस पार्ट में। तो दोस्तों आइए हम लोग जुड़ते हैं, एकीकरण के पार्ट नंबर 3 की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए विषय हमारा ये है कि राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी दोस्तों। कितनी रियासतें? 19 रियासतें और 3 ठिकाने। ठिकाने कितने? 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश, और ये तीनों मिलके हमारा जो प्रदेश था उसे राजपूताना कहते थे, जो कि आगे चल के क्या बनेगा, राजस्थान। ये स्थिति हमारी थी। अब ये 19 रियासतें कौन कौन सी थी और इनके राजा उस समय कौन कौन थे, यही मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले हमें 19 रियासतों का यहां नाम लिख लेते हैं। 19 रियासतें कौन कौन सी हैं मैं याद भी करवा दूंगा, चिंता ना करें बिल्कुल। देखो हम लोगों को दोस्तों ABCD सीखनी है। दोस्तों क्या सीखनी है? ABCD। अब ABCD सीखनी है तो आप कहेंगे सर अचानक से आज ही कैसे सीखेंगे? मैं कहूंगा यार कोई चमत्कार होगा तो सीख जाएंगे। आप कहेंगे सर कौन सा चमत्कार होगा? देखिए हम लोग क्या करेंगे, बाबू की झाड़ू को परसाटो। बाबू की झाड़ू को परसाटो। बाबू की झाड़ू को परसाटो, इससे हम क्या सीखेंगे? ABCD सीखेंगे। आप कहेंगे सर ये मिलेगा कहां, जल्दी से बता दो ना, ताकि इस परसाटो को ले आए और एग्जाम ही पास कर जाए हम लोग। मैं कहूंगा जल्दी से जाना, ये आपको मिलेगा उदयपुर में। कहां मिलेगा दोस्तों? उदयपुर में। आप कहेंगे सर जल्दी से हम क्यों जाएं, आराम से जाएं ना। भाई आपने देरी कर दी, आपने देरी कर दी, तो ध्यान रखना आपको ये बाबू की झाड़ू को परसाटो नहीं मिलेगा, JJB। कौन ले जाएंगे? 3 बार J और 1 बार B, ये ले जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ले गए तो ये कहां मिलेगा? मैं कहूंगा लास्ट में तो यार ये पहाड़ों में मिलेंगे, और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो पहाड़ है दोस्तों वे कहां है? सिरोही में। फिर से देखें आप लोग कि हमें ABCD सीखनी है, और ABCD किसे सीखेंगे? बाबू की झाड़ू को परसाटो सीखेंगे। ये परसाटो कहां मिलेगा? उदयपुर में। और दोस्तों जल्दी से जाना है आपको, नहीं तो कौन ले जाएंगे? 3 बार J और 1 बार B, यानी JJJB ले जाएंगे। आप कहेंगे सर कहां मिलेंगे, तो मैं कहूंगा भाई लास्ट में तो आपको कहां मिलेंगे? सिरोही में मिलेंगे। दोस्तों ये जो मैंने लाइन लिखी है, समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि इसमें 19 रियासत है राजस्थान की, वे 19 रियासतें दोस्तों यहां आ चुकी हैं। देखिए हम लोग बात करें ए,
2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद देखिए दोस्तों 5 6 7 8 9 10 11 12 और दोस्तों 13। कितनी हो गई? 13। और यहां हम लोग बात करें तो संख्या हमारे पास में 14। यहां हम बात करें 15 16 17 18 और दोस्तों ये हो गई 19। बस इसको हमको तोड़ना है। देखिए हमारे पास जो नाम बनेगा यहां दोस्तों ए से बनेगा अलवर। क्या बनेगा? अलवर। बी से दोस्तों हमारे पास बनेगा भरतपुर और सी से दोस्तों हमारे पास बनेगा करौली और डी से दोस्तों हमारे पास बनेगा धौलपुर। क्या बनेगा? धौलपुर। यानी एबीसीडी ने अपना रोल बता दिया है। और एबीसीडी ने क्या रोल बताया दोस्तों अपना? ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर और सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। चलिए दोस्तों इधर हम बात करें तो दोस्तों देखो बांसवाड़ा। क्या बनेगा? बांसवाड़ा। इसके बाद दोस्तों बूंदी। इसके बाद बात करें दोस्तों किशनगढ़। किशनगढ़ के बाद बात करें दोस्तों झालावाड़। क्या बनेगा? झालावाड़। और इसके बाद क्या बनेगा? डूंगरपुर। आप ध्यान वहां दे, वहां से तोड़ रहा हूं। और डूंगरपुर के बाद दोस्तों हमारे पास बनेगा कोटा। कोटा के बाद बात करें दोस्तों तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद बात करें दोस्तों शाहपुरा और शाहपुरा के बाद दोस्तों क्या बनेगा? टॉप। यानी बाबू की झाड़ू को परसाटो, इसमें हमारी 9 रियासतें आएंगी। और ध्यान रखना दोस्तों जिस क्रम में मैं यहाँ रियासतों को आपको याद करवा रहा हूं उसी क्रम में आपको याद करना है, क्योंकि हम आगे चलकर तब राजस्थान के एकीकरण के साथ चरण पढ़ेंगे दोस्तों तो उसे बहुत आसान कर दूंगा। ये पहले कह चुका हूं कि आज के वीडियो देरी से आप तक आ रहा है लेकिन बहुत बड़ा आनंद मैं आपको दूंगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आप तक दोस्तों पहुंच जाएगा। देखिए बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टॉप, यानी 9 रियासतें दोस्तों ये हो गई। आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है? उदयपुर। देखिए दोस्तों उदयपुर तो है ही हमारे पास में, ये रहा। और उदयपुर के बाद में 3 हमारे पास में जे और एक बी। दोस्तों हमें उस समय की रियासतों की बात करें तो राजस्थान की 3 रियासतें ऐसी थी जो जिनका नाम जैसे शुरू होता था 3, और तीनों को दोस्तों हमने एक साथ यहां लिया है। जैसे हम लोग लें दोस्तों जयपुर नंबर 1 हो गया, दोस्तों जोधपुर ये हो गया, नंबर 3 दोस्तों जैसलमेर। तीनों जे आ गए दोस्तों। और बी का मतलब दोस्तों बीकानेर हो गया, बीकानेर। और अंत में क्या हो गया? सिरोही। क्या हुआ दोस्तों? सिरोही। अब देखिए आप लोग हमने 19 रियासतें यहां तोड़ ली हैं। 4 का टुकड़ा हमारे पास ये पड़ा, 9 का टुकड़ा दोस्तों हमारे पास ये पड़ा, इसके बाद 10 के बाद में 1 का टुकड़ा ये रहा और उसके बाद में 4 का टुकड़ा 1 है और दोस्तों 1 का टुकड़ा 1 है। अब आपके 19 रियासतें याद हो गई होंगी। और दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको इसी क्रम में याद रखना है, इसी क्रम में याद रखना है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि एकीकरण के चरण पढ़ेंगे तो वहां आसानी से हमारे ये समझ में आ जाएगा। हो गया दोस्तों, यानी एक काम तो हमारा पूरा हो गया। काम पूरा क्या हो गया कि कौन कौन सी रियासतें एकीकरण समय कौन कौन सी थी उसका हमको यहां पता लग गया। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इनके राजा कौन थे। इनके राजा कौन थे? देखिए दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यानी एबीसीडी की बात करूं तो बच्चे बहुत बार मेरे से मजाक करते रहते हैं कि सर ये अलवर वाला मास्टर है ना, ये अलवर वाला मास्टर बहुत तेज है। वैसे हम अलवर वाले तेज नहीं है, बहुत सीधे लोग हैं हम तो, लेकिन बच्चे मजाक करते हैं सर तेज है। अब आप लोग बताते तो उसका इलाज क्या है? इलाज है ही नहीं। तो दोस्तों तेज मतलब हम लोग तेज हैं तो मतलब तेज सिंह, यानी अलवर के महाराजा एकीकरण के समय दोस्तों कौन होंगे? तेज सिंह। याद रखना कौन होंगे? तेज सिंह।
दोस्तों आप लोग ये बात जानते हो कि हमारा जो राजस्थान के ये मानचित्र की हम बात करें, इधर वाले बेल्ट की, ये रहा, तो दोस्तों यहाँ हमारे पास में भरतपुर है और इधर हमारे पास में धौलपुर है। ध्यान सुने, क्या है, भरतपुर है और धौलपुर है। अब आप जानते हो कि राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें, सूर्य को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, भान। तो भान की सबसे पहले जो किरणें आती हैं वे किरणें पूर्वी राजस्थान में कहां आती है, धौलपुर में। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी, ये भरतपुर और धौलपुर का इलाका है, उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है और उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक भाषा बोली जाती है, उस भाषा का नाम क्या है, ब्रज भाषा। तो हम कहेंगे सर भरतपुर का इलाका तो ब्रज प्रदेश के चिपटा हुआ है, मतलब ब्रज भाषा। दोनों लॉजिक समझ गए दोस्तों। तीसरी हम लोग बात करेंगे आगे। यह देखिए, हम पढ़ रहे थे भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है। दोस्तों ब्रज भाषा मतलब ब्रजेंद्र सिंह। भरतपुर के महाराजा कौन थे, ब्रजेंद्र सिंह। धौलपुर में हमने बात की है कि राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वे सूर्य की किरणें कहां पड़ती है दोस्तों, धौलपुर में। तो सूर्य को हम लोग क्या बोलेंगे, भान। भान का सबसे पहले उदय कहां होता है, धौलपुर में। तो दोस्तों अपने आप याद हो गया होगा आपके नाम, क्या नाम होगा, उदय भान सिंह। दोस्तों क्या नाम होगा, उदय भान सिंह। आपका पूरा जो गुस्सा आ रहा है ना, मेरे ऊपर आ रहा है या राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आ रहा है कि सर ने काफी समय से एकीकरण का पार्ट अधूरा रखा हुआ है, दोस्तों आज शांत कर दूंगा आपका, उस गुस्से को बिल्कुल शांत कर दूंगा, ऐसा पढ़ा के जाऊंगा। तो धौलपुर का कौन हो गए दोस्तों, उदयभान सिंह। अब हम बात करें करौली, कहां की बात करें दोस्तों, करौली। देखिए करौली की हम बात करें तो आपने देखा होगा ये जो 19 रियासतें आपको दिखाई दे रही हैं, ये 19 रियासतों में सवाई माधोपुर नहीं है, क्योंकि सवाई माधोपुर उस समय रियासत नहीं हुआ करती थी। तो हम आज अब पढ़ते हैं कि गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में है, लेकिन सवाई माधोपुर है ही नहीं यहाँ। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि गणेश जी का मंदिर करौली में है, यदि उस जमाने की हम बात करें तो गणेश जी के मंदिर को करौली में रख दो, और नहीं है तो दोस्तों जबरदस्ती रख दो, हमें तो रटना है ना, तो जबरदस्ती रख दो। तो हम लोग बात करेंगे कि करौली में गणेश जी का मंदिर है, तो दोस्तों हम कह देंगे गणेश पाल। क्या नाम है दोस्तों, गणेश पाल वासुदेव इनका पूरा नाम है। अब मुझे बताइए, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के राजा याद हुए कि नहीं हुए आपके, हो गए ना, ए बी सी डी। फिर कह रहा हूं इसी क्रम में याद रखना है आपको। ए बी सी डी क्यों पकड़ा है, क्योंकि मत्स्य संघ के मैंने 4 रियासतें पकड़ी हैं। अलवर वाले तेज होते हैं। फिर सुन लो, भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है, करौली में गणेश जी का मंदिर है नहीं, जबरदस्ती बनाया है, और धौलपुर में सूर्य का उदय होता है यानी उदयभान सिंह है। बताइए कोई समस्या। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा अक्षर बड़ा लिखूंगा मैं, अभी भी स्टूडियो में नहीं है, हम लोग घर पे एक टेम्परेरी जुगाड़ तैयार किया है, वहीं से रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा मैं बड़ा लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एबीसीडी को हटा रहा हूं दोस्तों। फिर देखिए, अलवर वाले तेज होते हैं, भरतपुर में ब्रज भाषा, गणेश जी में, करौली में गणेश जी का मंदिर, और धौलपुर में भान का उदय होता है यानी उदयभान सिंह। ये दोस्तों ये मैंने साफ कर दिया। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बाबू की झाड़ू को परसाटो, कितनी रियासतें हैं, 9। देखिए सबसे पहले हम बात करें दोस्तों बांसवाड़ा, किसकी बात करें, बांसवाड़ा की बात करें। और दूसरा हमारे पास में यहां एक जिला और आ जाएगा, डूंगरपुर। देखो आप एक बात मानते हो कि राजस्थान का जो मानचित्र आप पढ़ते हो, तो राजस्थान के मानचित्र में एक कहानी आपने पढ़ी होगी। वे कहानी दोस्तों ये है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी बेल्ट में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की हम बात करें तो बिल्कुल दक्षिण में है। ये रे हमारे पास, इधर देखें तो दोस्तों डूंगरपुर है, और इधर देखें तो हम बांसवाड़ा। आप ऐसा इतिहास में पढ़ते होंगे कि पहले यहां बागड़ प्रदेश हुआ करता था, और बागड़ प्रदेश के आगे चल के 2 भाइयों ने अपने राज्य का बंटवारा कर लिया। एक ने डूंगरपुर बसा दिया और दूसरे ने बांसवाड़ा बसा दिया। तो हम ये मान ले डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों भाई हैं,
मान लीजिए। अब हमको ये भी मानना पड़ेगा कि राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो भाई हैं, और राम और लक्ष्मण दो भाई हैं। लेकिन दोस्तों हमें राम का नाम चेंज करना पड़ेगा। किसका नाम? राम का नाम चेंज करना पड़ेगा। राम तो चंद्रमा के समान दिखाई देते थे, यानी राम तो दोस्तों चंद्रवीर थे। इसका मतलब कि बड़ा भाई है उसका नाम है चंद्रवीर, यानी राम को हमने क्या बना लिया चंद्रवीर सिंह। और छोटा भाई है दोस्तों, उनका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। तो हम कहेंगे बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो भाई है, चंद्रवीर और लक्ष्मण सिंह दो भाई है। बांसवाड़ा बड़ा है तो चंद्रवीर बड़ा है, डूंगरपुर छोटा है तो लक्ष्मण सिंह छोटा है। तो बताइए दोनों राजा याद हुए कि नहीं हुए दोस्तों? बांसवाड़ा बड़ा है तो चंद्रवीर बड़ा है, डूंगरपुर छोटा है तो लक्ष्मण सिंह छोटा है। चले आगे चलते हैं दोस्तों। बूंदी की हम बात करें तो कई बार मैं बच्चों से मजाक करता रहता हूं। मैं कहता हूं भाई बूंदी खाएंगे, भूख लग रही है? बोलो सर जरूर खाएंगे। आपसे कहूं बूंदी खाएंगे तो आप भी सोच रहे होंगे सर बिल्कुल खाते, आपके पास होते तो। फिर मैं मजाक करता हूं, देखिए 5 किलो बूंदी खानी है। बोले सर 5 किलो क्या 50 किलो खा जाएंगे? फिर मैं कहता हूं कि एक कैंडिडेट को 5 किलो खानी है। बोले सर खा लेंगे, यहाँ खाएंगे यहाँ खा लेंगे, बाकी हम लोग घर ले जाएंगे। मैंने कहा भाई घर बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगा। तो बोले सर फिर क्या करें? मैंने बोला एक कैंडिडेट एक ही जगह बैठकर कोई 5 किलो बूंदी खाएगा। बोले सर हम तो नहीं खाएंगे, आप ही खा लो। अरे मैं कहूं खा लीजिए, बोले सर नहीं खाएंगे। फिर मैं हावी हो जाता हूं, फिर कहता हूं तुम्हारी औकात क्या है? 5 किलो बूंदी वही खाएगा जो बहादुर होगा, मतलब ताकतवर होगा। तो दोस्तों बूंदी के महाराजा कौन हो गए? बहादुर सिंह। कौन हो गए? बहादुर सिंह। दोस्तों बहादुर सिंह याद कैसे किया कि 5 किलो बूंदी वही खाएगा जो क्या होगा? बहादुर होगा। तो बहादुर सिंह बूंदी के हो गए। चलिए दोस्तों अब देखो हमारे पास में किशनगढ़। स्क्रीनशॉट आप भाई बार बार लेते रहना, स्क्रीनशॉट बार बार लेते रहना, और बाद में पेन और कॉपी लेके इसको नोट कर लेना पूरी तरीके से ना। बहुत बड़ा आनंद देके जाऊंगा आज आपको। देखिए दोस्तों हमारे पास में किशनगढ़ और शाहपुरा। आपको मैंने अभी 19 रियासतें लिखी थी। 19 रियासतों में से 17 रियासतें वर्तमान में जिला हैं, लेकिन किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत वर्तमान में जिले नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों रियासतें छोटी थी और इन्हें तोप सलामी का अधिकार भी नहीं था। तो किशनगढ़ और शाहपुरा का हमारा जोड़ा बन गया। याद कैसे करेंगे बताऊंगा। किशनगढ़ और शाहपुरा का एक जोड़ा बन गया कि दोनों रियासतें छोटी थी और तोप सलामी का अधिकार नहीं था, और वर्तमान में सभी रियासतें जिला हैं लेकिन दोनों रियासतें जिला नहीं है। तो ऐसे ही दो नाम मैं आपको बता रहा हूं, एक सुदर्शन सिंह और दोस्तों एक सुमेर सिंह। सुदर्शन सिंह और सुमेर सिंह का भी हमने जोड़ा बना दिया। सुदर्शन सिंह और सुमेर सिंह। और उधर किशनगढ़ और शाहपुरा का जोड़ा है दोस्तों। इस जोड़े को यहां सेट करेंगे तो हमारे पास ये किशनगढ़ रियासत है दोस्तों। कौन सी? किशनगढ़ जो रियासत है, तो किशनगढ़ के जो राजा होंगे दोस्तों वे होंगे सुमेर सिंह। दोस्तों क्या नाम होगा? सुमेर सिंह। कहां के? किशनगढ़ के। और शाहपुरा की हम बात करें तो दोस्तों यहां होगा सुदर्शन सिंह। दोस्तों क्या नाम होगा? सुदर्शन सिंह। तो किशनगढ़ का भी हमने याद कर लिया और शाहपुरा का भी हमने याद कर लिया। क्लियर दोस्तों? याद कैसे किया कि हमारे पास में जोड़ा है शाहपुरा और किशनगढ़ का, तो हमारे पास दूसरी तरफ भी जोड़ा है सुमेर सिंह और सुदर्शन सिंह का। सुदर्शन सिंह शाहपुरा में और सुमेर सिंह किशनगढ़ में। चले दोस्तों अब देखिए झालावाड़ मिला। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत बार लड़ाई होती है। हमारे एक माननीय मुख्यमंत्री जी इलेक्शन लड़ते हैं जोधपुर से, और एक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास में है वे इलेक्शन लड़ते हैं वहां से झालावाड़ से। तो कई बार हम लोग ड्रामा करें तो झगड़ा हो जाता है, आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही बुराई करने लगे कि बोले झालावाड़ वाले ऐसे हैं, जोधपुर वाले ऐसे हैं। तो जोधपुर वालों ने कहा अरे झालावाड़ भी इतना ईमानदार नहीं है,
झालावाड़ कोई हरिश्चंद्र नहीं है दोस्तों, झालावाड़ कोई हरिश्चंद्र नहीं है दोस्तों। तो झालावाड़ के कौन हो जाएंगे? हरिश्चंद्र सिंह। दोस्तों कौन हो जाएंगे? हरिश्चंद्र सिंह। बताइए कोई समस्या? याद रख लेंगे। डूंगरपुर पहले निकाल गए, बांसवाड़ा निकल गया, बूंदी निकल गया, किशनगढ़ हो गया, झालावाड़ हो गया और दोस्तों डूंगरपुर में पहले निकाल गया। अब देखिए हम बात करें कोटा का। अरे भाई गुस्सा शांत हुआ नहीं हुआ आपका? क्या पता नहीं कितना गुस्सा किया होगा। हालांकि मैं आपको, जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं चैनल से, तो मैंने वहां वस्तुनिष्ठ पर्सनों की सीरीज चलाई थी इतिहास की, आप तक पाठ जरूर पहुंचाए हैं। वे अलग बात है कि स्टूडियो से रिकॉर्ड करके नहीं पहुंचाए थे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए अब लगा कि भाई कोविड-19 की समस्या थोड़ी बढ़ रही है, तो इसलिए फिर घर से ये जैसे व्यवस्था हुई यहां से करके यहां से बना रहे हैं, क्योंकि पोस्टिंग और स्टूडियो में काफी दूरी है तो उस वजह से वहां नहीं जा पा रहा, लेकिन आप तक वीडियो लगातार आएंगे दोस्तों। अब देखिए बात करें दोस्तों कोटा की। आपने देखा होगा कि हमारे पास में वर्तमान में हम बात करें तो राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो बलशाली है, वे बलशाली दोस्तों क्या है? कोटा। सबसे ज्यादा जो ताकतवर है वे कोटा है कि नहीं है? बोले साहब है। आप कहेंगे सर ताकतवर से क्या मतलब है? अब मुझे बताइए, महाभारत में बलशाली भीम था कि नहीं था? महाभारत में बलशाली भीम था कि नहीं था? था ना। और आज के जमाने में कोटा बलशाली है कि नहीं है शिक्षा में? बोले साहब है। तो कोटा का दोस्तों कौन हो गया? भीम सिंह। दोस्तों क्या नाम हो गया? भीम सिंह। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे प्रतापगढ़ की हम बात करें दोस्तों। अब आप एक बात ध्यान रखें, यहां प्रतापगढ़ का मैं नाम लिख रहा हूं यहां महारावत राम सिंह, महारावत राम सिंह। अब दोस्तों जैसे ही मैंने महारावत राम सिंह का नाम लिखा है तो आप लोग यहां थोड़े डाउट में पड़ जाएंगे कि सर हमने तो किताबों में अंबिका प्रताप लिखा है, पढ़ा है। दोस्तों बिल्कुल सही है कि मैंने भी जो रायखान से किताबें पब्लिश होती हैं एस जोरवाल पब्लिकेशन से, तो उनमें अंबिका प्रताप भी हमने लिखा है। लेकिन दोस्तों अमूमन हम क्या करते हैं, चाहे मैं हो चाहे कोई और हो, लेकिन हम लोग ज्यादातर लेखक हैं नकल का सहारा मानते हैं। हाँ नकल हम लोग ज्ञान की वहां से उठाइए आप लोग, लेकिन वैसे के हम लोग जैसा चला आ रहा है वैसा लिखते जाए तो वे थोड़ा वाजिब नहीं है। अब तो मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी का अध्ययन किया, लगभग 30-35 किताबों को पढ़ा, तो फिर एक बात समझ में आई कि नहीं भाई हम तो गलत पढ़ाते आ रहे हैं और गलत लिखते चले आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के राजा अंबिका प्रताप नहीं थे दोस्तों, महारावत राम सिंह। तो जहां भी आपको ये करेक्शन मिले आप करेक्शन कर लेना, चाहे कोई मेरा डॉक्यूमेंट हो चाहे कोई मेरी पुस्तक हो, नए संस्करणों में सुधार कर दिया गया है। तो प्रतापगढ़ के महारावत राम सिंह। अब आप कहेंगे साहब याद कैसे करेंगे? अरे भाई प्रताप, प्रताप मतलब ताकत, तेज। अरे प्रताप तो राम में होता है। प्रताप किस में होता है दोस्तों? राम में होता है। तो प्रतापगढ़ के कौन हो गए? राम सिंह। चले आगे, शाहपुरा हो गया। दोस्तों टोंक की हम बात करें, देखिए अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा राजस्थान में जो 19 रियासतें हैं, 19 रियासतों में से एकमात्र रियासत मुस्लिम रियासत थी दोस्तों, टोंक। तो सीधी सी बात है टोंक का मुस्लिम राजा होगा। अब मुस्लिम राजा का नाम तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि यहां जो होंगे हमारे पास में फारूक अली खां आएंगे। कौन आएंगे दोस्तों? फारूक अली खां। नाम क्या आएगा? फारूक अली खां। तो दोस्तों ये 19 का टुकड़ा हम लोगों ने यहां पढ़ा है। फिर से कैसे पढ़ा मैं बता दूं आपको। भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा की तुलना हमने राम और लक्ष्मण से की। राम को हमने चंद्रवीर जैसा बनाया। तो राम है तो वे बांसवाड़ा के साथ जाएगा, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा बड़े के साथ जाएगा, और छोटा है वे छोटे के साथ रहेगा। क्लियर? बूंदी वे खाएगा जिसमें ताकत होगी, यानी बहादुर होगा। आगे हम बात करें किशनगढ़ और शाहपुरा का जोड़ा था दोस्तों, तो सुमेर सिंह और सुदर्शन सिंह का भी जोड़ा था। किशनगढ़ के सुमेर सिंह हो गए और शाहपुरा के सुदर्शन सिंह हो गए। दोस्तों बात आई झालावाड़ की, तो झालावाड़ में हमने ये पढ़ा था कि जो कि ईमानदार नहीं है झालावाड़ भी, यानी हरिश्चंद्र नहीं है दोस्तों। मेरा कोई भावनाओं को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, ड्रामा करना है दोस्तों, एक एग्जाम में याद करना है मैटर को, इसलिए मैंने ये बात झालावाड़ के संबंध में कहा है।
कोटा की हम बात करें दोस्तों, बलशाली मतलब ताकतवर, और ताकतवर तो भीम हुआ करता था। प्रतापगढ़, प्रताप तो राम में होता है। शाहपुरा दोस्तों आई गया आपके सामने। टॉप का कौन हो गया? फारूक अली खां। बताइए कोई समस्या दोस्तों? कोई समस्या नहीं है ना? मैं इसको मिटा रहा हूं, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, बाकी वीडियो को रोक रोक के आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें और इसको आप लोग लिखते जाएं, ठीक है ना? इसका एक नोट्स भी देखूंगा मैं अगर टाइम मिला तो। आपके जो एक टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है राजस्थान अशोक मीणा, उसमें आपको ये पीडीएफ भी इसकी दोस्तों मिल जाएगी आपको। चलिए आगे देखिए, इसको साफ कर रहा हूं दोस्तों। अब हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, वे हम लोग बात करें कि एबीसीडी सीखनी है हमें। क्या सीखनी दोस्तों? एबीसीडी। और एबीसीडी हम सीखेंगे वे बाबू की झाड़ू को परसाटों से सीखेंगे दोस्तों। और ये कहां मिलेगा? उदयपुर मिलेगा। और कौन ले जाएंगे? जे 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 बी ले जाएंगे दोस्तों। फिर कहां मिलेगा? सिरोही। यानी हमारे पास एक नाम आ गया दोस्तों, कौन सा? उदयपुर। देखिए उदयपुर की हम बात करें दोस्तों, तो उदयपुर के महाराणा को कौन नहीं जानता कि राजस्थान भारत देश तब आजाद हुआ, या राजस्थान का जो एकीकरण चल रहा था, भारत का एकीकरण चल रहा था, तो उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे उन महाराणा का नाम भूपाल सिंह था दोस्तों। आप इस बात को जानते होंगे। यानी उदयपुर के जो महाराणा है उनका नाम दोस्तों क्या हो गया? महाराणा भूपाल सिंह। भूपाल सिंह दोस्तों, ये मैंने कोई यहां ट्रिक्स या लॉजिक इसलिए काम में नहीं लिया क्योंकि इसे अमूमन आप लोग सब जानते हैं। जयपुर की हम बात करें दोस्तों, इनका नाम भी कौन नहीं जानते दोस्तों? सब जानते होंगे कि सवाई मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड सब जानते हैं दोस्तों, ये राज प्रमुख भी रहे थे। अब हम लोग जोधपुर की बात करें दोस्तों, कहां की बात करें? जोधपुर की। देखिए आप लोग, ये जो राजस्थान है ये रहा दोस्तों। जोधपुर की स्थिति यहां है। पार्ट नंबर मैंने 2 में आपको बहुत विस्तार से बताया है कि जोधपुर के महाराजा हैं, वे पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। पार्ट नंबर 2 जरूर देखें। पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, यानी हमारी जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है इसे लांघ कर जोधपुर के महाराजा पाकिस्तान में जाना चाहते थे दोस्तों। पाकिस्तान में कोई जाएगा, रेड क्लिफ सीमा रेखा को लांघ कर जाएगा, और लांघने का मतलब दोस्तों उड़कर जाएगा। और उड़ने तो एक ही जानते थे दोस्तों, कौन जानते थे? बजरंगबली यानी हनुमान जी जानते थे दोस्तों। तो जोधपुर के महाराजा पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, उड़कर जाना चाहते हैं, रेड क्लिफ सीमा रेखा को लांघ कर जाना चाहते हैं। और दोस्तों उड़ना और लांघना तो हनुमान जी जानते हैं। तो दोस्तों जोधपुर के महाराजा कौन हो गए? हनुवंत सिंह। महाराजा हनुवंत सिंह। अरे देवताओं समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा होगा ना? हाँ, गुस्सा शांत हो गया होगा आपका। तो ध्यान रखना, जो आपके इतिहास के वस्तुनिष्ठ पर्सनों की जो सीरीज चला रखी है 12-13 पार्ट आप तक आएंगे, तो दोस्तों उनकी बहुत ढंग से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? बहुत ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। अब कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को देंगे। घर पे थोड़ा सेटअप लगा लिया है ताकि घर से हम लोग आप तक ये बातें पहुंचा पाए। क्वालिटी जैसी रहेगी वैसी आपको दिखाई दे रही होगी, कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी वे आप जाने, आपका काम जाने, आपको आवाज सुननी है। बाकी प्रयास ये रहेगा यहां से आप लोगों को हम लोग बेटर दे सके। तो क्या नाम हो गया? महाराजा हनुवंत सिंह। दोस्तों जैसलमेर की हम लोग बात करें, देखिए एक तो प्रतापगढ़ में आप लोगों को अलग राजा मिलेगा। एक दोस्तों टोंक में भी कई जगह आपको अजीज उद्दौला मिलेगा। मैंने यहां फारूक अली खां करवाया है, ये भी आप सुधार कर लेना। और एक आपको जैसलमेर में रघुनाथ सिंह मिलेगा दोस्तों। तो रघुनाथ सिंह के जगह में यहां जवाहर सिंह करवा रहा हूं। तो ये 3 राजा जरूर ध्यान रखें। मार्केट की गाइडों में कुछ अलग मिलेगा दोस्तों, और यहां मैं आपको अलग पढ़ा रहा हूं। पहले की जो किताबें मेरे द्वारा प्रकाशित की गई हैं दोस्तों, उनमें भी यही था, लेकिन समय के अनुसार तब बातें हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तब अंदर हम जाते हैं, गहराई में हम जाते हैं, तब पता लगता है कि हम लोग बहुत सी गलतियां कर रहे हैं दोस्तों। और गलतियों में धीरे धीरे हम लोग सुधार करते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही मैं कोई गलती नहीं कर रहा दोस्तों। हम कुछ नया करेंगे तो हम काम करेंगे तो दोस्तों 100% है
गलतियां भी हम करेंगे, लेकिन गलतियों का दायरा होता है कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। तो दोस्तों जहां जहां मौका मिलेगा हम उन गलतियों को सुधारते रहेंगे। आगे भी हमसे कोई भूल होगी दोस्तों, उसे हम सुधारते रहेंगे, आपको अवगत करवाते रहेंगे। तो ये 3 राजा फिर से आप लोग देख लें कि प्रतापगढ़ का राजा हो सकता है आपको अलग मिले, टोंक के राजा का नाम हो सकता है आपको अलग मिले, और जैसलमेर के राजा का नाम भी आपको अलग मिले। तो दोस्तों ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, ये आपको याद करना है। जैसलमेर की हम बात करें दोस्तों, सीधा ध्यान रखना है, महारावल जवाहर सिंह, महारावल जवाहर सिंह, ये जैसलमेर के राजा हो गया। चले दोस्तों, बीकानेर के राजा को भी आप सब जानते होंगे, नाम सुनोगा महाराजा शार्दुल सिंह का, अभी चर्चा करूंगा। महाराजा शार्दुल सिंह ये ऐसे राजा थे जिन्होंने एकीकरण के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। तो महाराजा शार्दुल सिंह कहां के राजा हो गए दोस्तों? बीकानेर का। हमारे पास में लास्ट पॉइंट बता है दोस्तों, सिरोही। देखिए सिरोही हमारे पास में यहां है, सिरोही हमारे पास यहां है दोस्तों, और आगे मैं तब आपको एकीकरण का चरण नंबर 6 करवाऊंगा, राजस्थान संघ, और 7 नंबर करवाऊंगा आधुनिक राजस्थान। तब मैं आपको सिरोही वाली कहानी थोड़ी सी और बताऊंगा। बाकी सिरोही की कहानी क्या बनेगी वे आपको मैं पार्ट नंबर 2 में ही बता चुका हूं दोस्तों। सिरोही राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से ही थे। उस समय गुजरात नहीं होता था, बॉम्बे प्रांत होता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चतुरता से सिरोही को 1947 में पर्यटन, सिरोही का अपना महत्व था। आज भी माउंट आबू जो महत्वपूर्ण राजस्थान का पर्यटन स्थल है, यह भी सिरोही में है। तो पर्यटन स्थलों के कारण, प्राकृतिक दृश्यों के कारण गुजरात में यानी बॉम्बे प्रांत में सिरोही को ले जाया गया था। बाद में हमने लड़ाई लड़ी दोस्तों, और लड़ाई लड़ के हमें 2 टुकड़ों में सिरोही को वापस लेके आए थे। तो हम एक यहां मजाक कर रहे हैं याद करने के लिए। हमने सिरोही वालों से पूछा कि भाई आपको कोई डर नहीं लगता कि आपका भविष्य कोई फिक्स नहीं है, आप राजस्थान का अंग हो सकते हैं, आप गुजरात का अंग हो सकते हैं। तो सिरोही वालों ने कहा रे हमें भाई कोई डर नहीं है। डर नहीं है दोस्तों, ध्यान देना, डर नहीं है, डर नहीं है। डर मानी भय, भय नहीं है, नहीं मतलब है। तो हमें कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो पर्यटन स्थल है। राजस्थान में रहे तो भी हमारी मूल्य रहेगा हमारा, और यदि हम गुजरात में चले गए तो भी हमारा मूल्य रहेगा। तो ए मानी नहीं, वह मानी डर। तो दोस्तों क्या बन गया? अभय सिंह। क्या बन गया? अभय सिंह। तो ये कहां का हो गया दोस्तों? सिरोही का। तो मेरे मित्रों 19 रियासतें, 19 रियासतों के नाम मैंने याद करवा दिए आपके, और 19 रियासतों के राजा कौन है ये मैंने याद करवा दिया है। एक बार कान खोल के फिर सुन लें आप लोग, कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। ABCD सीखनी है, बाबू की झाड़ू को परसाटो से सीखेंगे। ये परसाटो उदयपुर में मिलेगा, जल्दी से जाना, नहीं तो 3 जे भी लेके भाग जाएंगे, वरना बाद में तुम्हें पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा, यानी सिरोही में जाना पड़ेगा। इनके राजा हमने किस तरीके याद किए? ए अलवर वाले तेज, बी भरतपुर में ब्रज भाषा, सी गणेश जी का मंदिर जबरदस्ती बनाया वहां, और धौलपुर डी यानी सूर्य का उदय होता है, उदयभान सिंह। बाबू की झाड़ू को परसाटो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 भाई थे दोस्तों, ये लॉजिक ध्यान रखना है। बूंदी वे खाएगा जो बहादुर होगा। किशनगढ़ और शाहपुरा का जोड़ा तो सुदर्शन सिंह और सुमेर सिंह का जोड़ा। झालावाड़ कोई हरिश्चंद्र नहीं है, कोटा ताकतवर है यानी भीम बलशाली है। प्रतापगढ़ दोस्तों राम में ही प्रताप होता है। शाह मैंने बता दिया दोस्तों, जोड़ा में जाएगा। टोंक मुस्लिम शासक फारूक अली खां। उदयपुर में भूपाल सिंह आपको दिखाई दे रहा है, जयपुर में मान सिंह दिखाई दे रहा है, और हम बात करें जोधपुर में महाराजा हनुमंत सिंह दिखाई दे रहा है। जोधपुर के राजा उड़कर पाकिस्तान में जाना चाहता था दोस्तों, उड़ना तो वही जानता है जो हनुमान होता है। और जैसलमेर में महारावल जवाहर सिंह, और बीकानेर के दोस्तों शार्दुल सिंह। सिरोही वालों को कोई डर नहीं था, डर मानी भय, ए मानी नहीं, यानी अभय
सिंह। तो मित्रों ये याद हो गया होगा, 19 रियासतें और 19 राजा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि 19 रियासतों के अलावा हमारे राजस्थान में 3 ठिकाने भी थे। 19 रियासतों के अलावा हमारे राजस्थान में दोस्तों कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। और 3 ठिकानों का हमें नाम पता होना चाहिए। कौन सा ठिकाना कहां है, किस जिले में आता है, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। और वहां के जो ठाकुर थे, वहां के ठाकुर कौन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। मुझे दोस्तों हमेशा से डर सताता रहता है कि स्टूडेंट भटक ना जाए। और स्टूडेंट को देखिए, आप लोग हम लोग बार बार कहते हैं मोटिवेट करें मोटिवेट करें। मोटिवेट आप खुद है दोस्तों, हम क्या मोटिवेट करेंगे आपको? मैं आपको ऐसा लेक्चर दे दूंगा दोस्तों, वे लेक्चर में 1 घंटा निकाल दूंगा, आपके अंदर उबाल आएगा, इतनी बड़ी ताकत आएगी कि आप लोग पहाड़ है, पहाड़ को उठा के बाहर फेंक देंगे, पहाड़ को उठा के फेंक देंगे दोस्तों। लेकिन जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा और आप लोग 1 या 2 मिनट बाद दोस्तों आप वहीं चले जाएंगे जहां है। 1 घंटे का क्या मतलब निकलेगा? क्या मतलब निकलेगा दोस्तों मोटिवेशन करने? कोई मतलब नहीं निकलेगा। आजकल मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब पर बहुत डले हुए हैं दोस्तों। आपको एक ही उद्देश्य रहा है राजस्थान का, और एक ही उद्देश्य मेरा हमेशा रहा है कि स्टूडेंट को एक दिशा दी जाए और उसे प्यासा बना जाए। और वे प्यासा बनेगा तो प्यास बुझाने के लिए पानी की दौड़ में दौड़ेगा, पानी को तलाश में भी भागेगा। और दोस्तों इसीलिए मैंने हमेशा एक नई विषय वस्तु, एक नए आंकड़े स्टूडेंट तक पहुंचाता रहा हूं। हाँ, समय जरूर लगता है, लेकिन दोस्तों उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप ध्यान दें और पूर्ण रूप से मेहनत करें, उसी में हमारे और आपके माँ बाप सबकी भलाई है। और दोस्तों आपका सिलेक्शन निकल गया, ये ज्ञान किसी बच्चे के काम आ गया, तो समझेंगे हमने एक छोटा सा जो मानव होने के नाते हमारा धर्म बनता था, उसमें हमने एक कड़ी आगे और बढ़ गए। दोस्तों ध्यान रखना, 3 ठिकाने भी आपको आने चाहिए। फिर कह रहा हूं 3 ठिकाने कहां है, ये हर स्टूडेंट से आते हैं, लेकिन घुमा के मारेगा कि कौन से ठिकाने के ठिकानेदार कौन है। दोस्तों एग्जाम हॉल से रोते हुए बाहर निकलेंगे हम लोग, लेकिन मित्रों आप करके आएंगे तो आपका चेहरा वहां से निकलेगा, तो आप हंसते हुए बाहर निकलेंगे। और दोस्तों यही उद्देश्य है अशोक मीणा का, यही उद्देश्य है दोस्तों राजस्थान का। देखिए ठिकाने की हम बात करें, सबसे पहले दोस्तों मैंने नाम दिया है नीमराणा। हमारे पास नीमराणा ठिकाना होता है दोस्तों। दूसरा ठिकाना है लावा, और तीसरा जो ठिकाना है दोस्तों वह है कुशलगढ़। देखिए नीमराणा की हम बात करें, ये नीमराणा पहले भी अलवर में था और आज भी अलवर में है। लावा की हम बात करें दोस्तों, उस जमाने में जयपुर में आता था, लेकिन दोस्तों वर्तमान में टोंक में है। कुशलगढ़ की हम बात करें दोस्तों, उस जमाने भी बांसवाड़ा में था और दोस्तों आज भी बांसवाड़ा में है। बात यह है कि तो हमें आता है साहब, इसके ठिकानेदार कौन थे उस समय, उनकी हम बात करें। देखो नीमराणा अलवर ऊपर आएगा, बीच में टोंक आएगा, नीचे बांसवाड़ा आएगा, तो क्रम ध्यान रखना है। हम कहेंगे साहब ऊपर तो राजेंद्र था और नीचे हरेंद्र था। ऊपर कौन था दोस्तों? राजेंद्र था, और नीचे कौन था? हरेंद्र था। राजेंद्र हरेंद्र 2 भाई हैं। भाई लावा आ गया, लावा ने कहा रे यार हमें भी शामिल कर लीजिए। बोला जी आपको शामिल नहीं करेंगे। बोला क्यों नहीं करेंगे? बोला आपका नाम भूगोल में बदनाम है, लावा का तो नाम ही बेकार है। उन्होंने कहा कर लीजिए रे भाई। बोले बिल्कुल नहीं करेंगे, नाम बदनाम ऊपर से 3 हो जाएंगे, तो 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, बिल्कुल हम लोग आपको साथ में नहीं लेंगे। लावा ने समझा रे समझना पड़ेगा आपको, ऐसे क्यों कर रहे हो बेईमानो। बोले क्या करें तो बता। बोले देख हमारा और आपका एक ही वंश है, एक ही वंश के हैं, आप भी ठिकाने और हम भी ठिकाना, तो दोस्तों हम तो एक ही वंश के हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो रे। हम तो एक ही वंश के दीप हैं, हम तो एक ही वंश के दीपक हैं। दोस्तों क्या बन गया? वंश प्रदीप सिंह। तो ये हमारे 3 ठिकाने हुए, ऊपर राजेंद्र है, नीचे हरेंद्र है, बीच में लावा है। लावा को पहले अलग करेंगे, लावा समझाएगा रे क्यों बदनाम कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना हम एक ही वंश के दीपक हैं। तो दोस्तों 19 रियासतें, 3 ठिकाने,
कौन कौन से ठिकाने, कौन कौन से रियासतें, ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, मेरा यहाँ एक मन और कर रहा है कि यहां से और सवाल कैसे बन सकते हैं, रियासतों से संबंधित और सवाल यहाँ कैसे बन सकते हैं। तो अभी हमारे याद है तो मैं यहाँ चर्चा कर ही लेता हूं। देखिए मित्रों, यहां से 5-7 सवाल और बनेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एकीकरण की बात करेंगे चरणों की। वे कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखो, नंबर 1 हम बात करें जो हमारी रियासतें हैं दोस्तों, रियासतें, ये रियासतें, इनमें 19 रियासतें हैं दोस्तों। 19 में से जो 2 रियासत, कितनी, 2 रियासत दोस्तों जाटों की होती थी, कि यहां के जो शासक होते थे वे जाट होते थे दोस्तों। और आप सब जानते हैं वे जो जाट रियासत है दोस्तों 2 हैं। एक रियासत धौलपुर है, दोनों की दोनों पूर्वी राजस्थान की है। आप राजस्थान में जाट वंश पढ़ते होंगे दोस्तों, तो वहां भी आपको पढ़ने को मिलता होगा दोस्तों। एक धौलपुर है और दूसरी जो रियासत है वे कौन से दोस्तों, भरतपुर। ये 2 रियासत हैं जो दोस्तों जाटों की थी। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सवाल पुराने हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। 19 में दोस्तों हम लोग एक की बात करें तो एक रियासत मुस्लिम थी दोस्तों, मुस्लिम रियासत। और दोस्तों मुस्लिम रियासत थी वे टॉप थी। देखिए, मैंने पहले आपसे बहुत बार चर्चा की है, मैंने आश्रित संधि और सहायक संधियों के पाठ आप तक पहुंचाए हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो मैंने वहां भी आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से, मैंने आपको एक सवाल में उलझाया था या सोचने के लिए मजबूर किया था। देखिए, कभी आपने ये विचार किया है दोस्तों कि ये जो राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान का मानचित्र है दोस्तों। तो ये मानचित्र में आप किधर भी देखेंगे तो हिंदू राजा थे चारों तरफ दोस्तों हिंदू राजा थे। और हिंदू राजाओं के बीच में अचानक से एक मुस्लिम रियासत कैसे आ गई, एक मुस्लिम रियासत कैसे आ गई, यानी जो हिंदू राजाओं के राज्यों में से उसे अलग करके, जयपुर से अलग करके ये टोंक रियासत की स्थापना कैसे हो गई और एक मुस्लिम, हिंदुओं के बीचों बीच एक मुस्लिम राजा ने अपना राज्य जमा दिया दोस्तों। ये कभी विचार किया हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना इस बात का कि ये हमारी आश्रित संधियों का ही परिणाम था। अमीर खां पिंडारी था, ये बहुत ताकतवर आदमी था, इनका दबदबा था। और अंग्रेजों ने, हमारे राजाओं ने इनको शांत करने के लिए तो इन्हें एक राज्य दिया गया था टोंक, जयपुर से अलग करके। तो ये हमारी मुस्लिम रियासत थी जो नवंबर 1817 में बनी थी दोस्तों। क्लियर, समझ में आ गया। यानी 2 रियासत जाटों की, धौलपुर और भरतपुर। एक रियासत हमारे पास में मुस्लिम है, कौन से, टोंक। दूसरी हम बात करें दोस्तों, ये 19 में से 2 रियासतें ऐसी थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था दोस्तों। किसका, तोप सलामी का अधिकार नहीं था, यानी तोप सलामी का अधिकार नहीं था। इसमें हम बात करें 2 कौन सी है, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है कि वर्तमान में 2 रियासतें ऐसी हैं जो 19 में से 2 रियासतें वर्तमान में जिले नहीं है। कौन सी, किशनगढ़ और शाहपुरा की। तो दोस्तों हम लोग बात करें कि किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत, ये 2 रियासतें दोस्तों छोटी थी, आज भी छोटी है, वर्तमान में जिले नहीं है। ये आने वाले समय में बन जाएंगे, अलग विषय है। और दोस्तों दूसरी कौन सी है, शाहपुरा। यानी इन दोनों रियासतों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। 2 रियासत जाटों की, एक रियासत मुसलमानों की, 2 रियासतें ऐसी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। आगे हम बात करें दोस्तों, 19 में से 4 रियासतें ऐसी थी जो सचिवालय है, रियासती सचिवालय ने कुछ शर्तें बनाई थी। यानी हमें अंग्रेजों ने आजादी दी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा नंबर 8, उसमें यह कहा गया था कि देशी रियासतें अपने आप में स्वतंत्र हैं। वे चाहे तो भारत में शामिल हुए, वे चाहे तो पाकिस्तान में जाएं,
और वे चाहें तो अपना अलग से स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। क्योंकि आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने जो राज्य किया है वे ब्रिटिश भारत पर किया है। जो भारत पाकिस्तान में बंटवारा हुआ वे ब्रिटिश भारत का हुआ दोस्तों, देशी राजाओं का कोई बंटवारा नहीं हुआ। उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ दिया कि तुम आजाद है। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा नंबर 8 ने कहा। फिर मैंने आपको समझाया था कि रियासती सचिवालय ने इसका तोड़ निकाला और उन्होंने एक बात कही कि वे रियासतें अपने आप में स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी आबादी 10 लाख की जनसंख्या हो और 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी हो। दोनों शर्तों को जो पूर्ण करेंगे वे अपने आप में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। और राजस्थान में जो दोस्तों 19 रियासतें हैं, 19 में से 4 रियासतें ऐसी थी जो रियासती सचिवालय की शर्त को पूर्ण कर रही थी। तो यहां से बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, निम्न में से कौन सी रियासत है जो सचिवालय की शर्त को पूर्ण कर रही थी या नहीं, जो भी पूछेगा तो ये चारों आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक उदयपुर उठा लो और मैंने आपको एक जोड़ा बताया था जे 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 और बी। 3 जे में से 2 जे लेके आने हैं, मतलब कि जैसलमेर को नहीं लाना है, जयपुर जोधपुर। दोस्तों जयपुर जोधपुर, जैसलमेर को नहीं लाया और बी फिर लाना है यानी बीकानेर। कितनी रियासत हो गई? 4। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। दोस्तों ये 4 रियासतें ऐसी हैं जो रियासती सचिवालय की शर्त को पूर्ण कर रही थी। यहां से सवाल भी आपके बढ़िया बन सकते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, 19 में से 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। स्वतंत्र रखने की घोषणा की, यहां से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 4 कौन कौन से दोस्तों? देखिए, नंबर 1 हम बात करें अलवर, नंबर 2 भरतपुर, नंबर 3 जोधपुर और नंबर 4 दोस्तों डूंगरपुर। यानी ये 4 रियासतें हैं जिन्होंने कहा नहीं जी हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम तो आजाद रहेंगे। तो चारों रियासतें आपके सामने हैं दोस्तों, अलवर, भरतपुर, जोधपुर और डूंगरपुर। अलवर, भरतपुर, जोधपुर और डूंगरपुर। क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिपीट फिर कर देता हूं दोस्तों, मेहनत करनी है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप, जो बच्चा मेहनत नहीं कर सकता, उसमें जीतने का जज्बा नहीं है, एग्जाम हॉल में 500 विद्यार्थियों को फिचाड़ने की क्षमता नहीं है, दोस्तों रायथान के साथ, अशोक मीणा के साथ जुड़ने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत गहराई में जा रहा हूं मैं। और लेकिन आप एग्जाम देके जब एग्जाम हॉल से निकलेंगे दोस्तों, तो आप आके इन वीडियो को देखेंगे। अब तक आपके पास शायद 50 वीडियो पहुंच चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो दोस्तों लगभग सवाल आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों मेरा पक्का वादा है कि जो कट ऑफ जाती है, मतलब 100 सवालों में से यदि 60 सवाल कट ऑफ गई, तो दोस्तों मेरे कहने मतलब 60 या 70% सवाल आपको 100% मिलेंगे। तो बहुत गहराई में हम लोग जा रहे हैं। जोर जरूर आएगा दोस्तों, जोर जरूर आएगा। और मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं दोस्तों, आलसी मत बनना। जिस आदमी में आलस्य है, आलस्य से किसी भी आदमी ने आज तक इस दुनिया में विजय प्राप्त नहीं किया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, 2 रियासत जाटों की, धौलपुर और भरतपुर। मुस्लिम रियासत एकमात्र तोप सलामी का अधिकार नहीं था, किशनगढ़ और शाहपुरा। 4 रियासतें जो इस शर्त को पूर्ण कर रही थी, एक उदयपुर, जे बी में से 3 लेना है, एक जे को छोड़ देना है। स्वतंत्र रहने की घोषणा दोस्तों, अलवर, भरतपुर, जोधपुर और डूंगरपुर। बताइए कोई समस्या हो तो। चलिए दोस्तों आगे चलिए। देखिए, अब मैं यहां आपसे एक बात और करना चाह रहा हूं कि ये जो 19 रियासतें हमारे सामने हैं, ये जो एकीकरण का विलय पत्र था दोस्तों, एकीकरण की प्रक्रिया बाद में हुई है, चरण बाद में बने हैं, क्योंकि तब हमारे आजादी हमको दी गई थी। तो ये बात क्लियर कर दी गई थी कि जो कौन सा राजा कहां मिलना चाहता है, भारत पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहना चाहता है, उनके जो हस्ताक्षर हैं
वे 15 अगस्त 1947 से पहले हो जाने चाहिए। ये लास्ट डेट उनको दी गई थी। हमारे राजस्थान में जो विलय पत्र पर राजाओं ने जो हस्ताक्षर किए दोस्तों, वे जो समय था हस्ताक्षर करने का, अपनी सहमति देने का, फिर कह रहा हूं कि एकीकरण के चरण बाद में है, उनमें यह निर्धारण हो रहा है कि हम गुजरात में जाएं, मध्य प्रदेश में जाएं, राजस्थान में रहें, किस तरीके से, एक अलग प्रोसेस है। अपनी सहमति भारत, तो इस पे जो हस्ताक्षर करने का जो काम चला दोस्तों, वे 7 अगस्त 1947 को यह काम शुरू हुआ और 14 अगस्त, कितना अगस्त दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को यह काम हमारा पूर्ण हुआ। यानी 7 अगस्त से 14 अगस्त 1947 तक ये हस्ताक्षर चले। पहले जो हस्ताक्षर हुए, यानी प्रथम हस्ताक्षर, वे 7 अगस्त को हुए दोस्तों, और जो अंतिम हस्ताक्षर हुए दोस्तों, अंतिम हस्ताक्षर हमारे पास कब हुए, 14 अगस्त को। अब देखना है कि किसने हस्ताक्षर किए पहले और अंत में। देखिए, सबसे पहले जो हस्ताक्षर कर रहे हैं दोस्तों, बीकानेर के महाराजा कर रहे हैं, और बीकानेर के महाराजा मैंने अभी याद करवाए हैं आपको, उनका नाम है शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। बीकानेर के राजा थे, समय था 7 अगस्त 1947 का। और सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किए, अंतिम हस्ताक्षर हुए थे विलय पत्र पर राजस्थान की ओर से, तो दोस्तों वे थे धौलपुर के महाराजा, धौलपुर के महाराजा। और उनका नाम दोस्तों, धौलपुर में उदय होता है किसका, भान का, तो दोस्तों क्या बन गया, उदय भान सिंह। तो यहां से बढ़िया सवाल बन सकता है, यह भी ध्यान रखें। 7 अगस्त 1947 को पहले हस्ताक्षर, 14 अगस्त 1947 को अंतिम हस्ताक्षर। पहला हस्ताक्षर बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने, और अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने। समझ में आ गया? ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वीडियो कितने मिनट का बन गया? 52। ठीक है, देखिए 52 मिनट का वीडियो बन चुका है, मैं 1 घंटे करूंगा इसको पूरा। देखिए, ये आपके समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि 7-8 मिनट और मैं आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करूं ताकि 1 घंटे का बन जाए। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ कथन है, और आपने देखा होगा पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में कथन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कथन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो एकीकरण के संबंध में कौन से राजा के क्या कथन रहे उसकी मैं चर्चा कर लूं। दोस्तों, आपको हम लोग एक ही राजा पढ़ते हैं कि बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने यह किया था। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने यह कहा था कि मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ राजा हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए थे, तो वे भी हमें आना चाहिए दोस्तों, आना चाहिए, 100% आना चाहिए, तब जाके हम लोग दोस्तों एग्जाम को तोड़ पाएंगे। मैं बार बार स्टूडेंट से एक ही बात कहता आ रहा हूं और कहता रहूंगा हमेशा, तब तक मैं स्टूडेंट जगत की सेवा करूंगा, और तब तक ये क्षमता भगवान देगा, तब तक ये हाथ पैर चलेंगे, तब तक मैं स्टूडेंट जगत की सेवा करता रहूंगा। ये मेरा पक्का वादा है, और मैं हमेशा से एक ही बात स्टूडेंट से कहता आ रहा हूं, हमेशा से एक ही मार्गदर्शन करते आया हूं कि आपको एग्जाम तोड़ना है तो परंपरावादी मत बनिए, नई चीजें, नई बातें आप पढ़िए, और नई बातें पढ़ेंगे तो एग्जामिनर को, आप लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, एग्जाम को पास करवाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, आइए मेरे साथ जुड़िए। हम लोग बात करेंगे एबीसीडी में से। हम लोग देखें तो एबीसीडी में से मैं ले रहा हूं भरतपुर के महाराजा। भरतपुर के महाराजा, बताइए दोस्तों क्या नाम था? बरजेंद्र सिंह। कि भरतपुर में तो ब्रज भाषा बोली जाती है। और दोस्तों बरजेंद्र सिंह के भाई हैं, भाई उनका नाम है मान सिंह। मान सिंह, और इन्होंने ये बात कही थी कि जाट झंडा खतरे में है, ये इन्होंने बात कही थी। यानी एक यहां कथन निकल के आ रहा है, उसकी मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। भरतपुर के महाराजा बरजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह, जैसे ही मत्स्य संघ के उद्घाटन की घोषणा हुई कि मत्स्य संघ का निर्माण किया जाएगा, तो दोस्तों भरतपुर के महाराजा बरजेंद्र सिंह के जो भाई हैं मान सिंह ने वहां की जनता को भड़काना शुरू कर दिया, और इन्होंने ये बात कही कि जो मत्स्य संघ है वे जाट विरोधी है, और इन्होंने एक नारा दिया था, जाट झंडा खतरे में है। और दोस्तों एक जानकारी और देके जाऊंगा, एक जानकारी, बहुत गजब की जानकारी। आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत को जब आजादी मिली, राजस्थान को आजादी मिली,
तो राजस्थान के कौन से महाराजा ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए ये कांग्रेस के नेताओं को या हमारे नेताओं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने अपनी रियासत में 15 अगस्त का दिन नहीं मनाया था। दोस्तों ध्यान रखना, भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त 1947 को अपनी रियासत में नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि भारत का जो टुकड़ा हुआ है ये हमारे नेता इसके लिए जिम्मेवार है, हमारी सरकार जिम्मेवार है, मतलब जो भी है, तो इनकी वजह से हम लोग एक शोक प्रकट करते हैं कि भारत पाकिस्तान का टुकड़ा हो गया और इनकी वजह से हुआ है। तो इन्होंने दोस्तों ऐसी जानकारी मिलती है, हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, उस समय क्या हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन जानकारी मिलती है कि भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त 1947 के दिन अपने राज्य में नहीं मनाया। ऐसी जानकारी हम लोग को उपलब्ध हो पाती है। कितनी सत्यता है हमारे पास, जो लिखा हुआ है दोस्तों वही हमारे पास प्रमाण है, वही हमारे पास सत्यता है। ठीक है, तो भाई ने कहा जाट झंडा खतरे में है। ए बी सी डी, दोस्तों हम लोग डी मतलब धौलपुर, और धौलपुर में हमारे सूर्य का उदय होता है, उदय भानसी। देखो कितना मजा आ रहा होगा दोस्तों कि हम राजा पहले याद कर चुके हैं, राजा पहले याद हो चुके हैं, तो यहां समस्या नहीं है। और राजा में पहले याद नहीं करवाता दोस्तों, समस्या ही समस्या है। स्टेटमेंट क्या है बाद का विषय, अरे साहब राजा कौन है हम तो फिर भूल गए। राजाओं का पहले इलाज किया है, पहले याद करवाया है। धौलपुर उदय भान सिंह, दोस्तों उदय भान सिंह ने यह कहा जब 14 अगस्त 1947 को तब हस्ताक्षर किए थे, तो इन्होंने ये कहा कि मेरे इन हस्ताक्षरों के साथ ही आपके और हमारे पूर्वजों के मध्य सैकड़ों वर्ष पहले जो समझौता हुआ वे समझौता टूट गया है। यानी आपसे ये बात पूछी जाए कि एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये बात किस महाराजा ने कही कि मेरे इन हस्ताक्षरों के साथ आपके और हमारे पूर्वजों के मध्य सैकड़ों वर्ष पहले जो समझौता हुआ था वे समझौता आज टूट गया है, तो आप जवाब दे देना धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह ने ये बात कही थी। आगे हम लोग दोस्तों बात करें बांसवाड़ा। दोस्तों बांसवाड़ा का तो आप सब जानते हैं कि बांसवाड़ा मतलब बड़ा भाई राम चंद्रमा था, चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं आज मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इन्होंने दुखी मन से हस्ताक्षर किए मेरे मित्रों, और ये बात कही कि आज मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये बात किसने कही थी? बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, तो आज का पार्ट इतना ही। दोस्तों यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को, रायथान परिवार को आगे बढ़ाएं। रायथान परिवार ने एक टेलीग्राम चैनल और शुरू कर दिया है, रायथान अशोक मीणा के नाम से टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ से संबंधित मैटर वहां डाला जा रहा है दोस्तों। रायथान आप सब भाई बहनों के लिए सेवा के लिए हाजिर है दोस्तों। वीडियो गांव ढंढ तक जाने चाहिए ताकि जो भाई कोचिंगों तक नहीं आ पा रहे हैं, चलो लॉकडाउन एक अलग विषय है, लॉकडाउन में नहीं आ पा रहे एक अलग विषय है, हमारा विषय कि वैसे नहीं आ पाते उन भाई बहनों तक हमारे वीडियो जाए दोस्तों। वादा कर रहा हूं जितना प्रयास होगा स्टूडेंट जगत के लिए करूंगा दोस्तों। आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। फिर मिलेंगे एकीकरण का पार्ट नंबर 4 लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे 7 चरण एकीकरण के कब कब बने दोस्तों। राम राम सभी को, थैंक यू, धन्यवाद।